तो नर्वस सिस्टम सीरीज में हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कशन का है वो है डीजनरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले पहले कि डीजनरेशन या रीजनरेशन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन। फिर हम बात करेंगे डिग्रीज ऑफ इंजरी की, यानी कौन कौन सी डिग्री कंसीडर की गई है मेडिकल साइंस में नर्व की इंजरी की। तो टोटल 5 डिग्री की तरीके 5 डिग्री इंजरी हो सकती है। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री और फिफ्थ डिग्री, राइट। इसके बाद एक न्यूरॉन के अंदर क्या क्या डिजेनरेटिव चेंज हो सकते हैं और किस किस साइंटिस्ट ने उसको डिफाइन किया है अपने अपने तरीके से। तो एक होता है वॉलेरियन डिजेनरेशन, एक होता है रेट्रोग्रेड डिजेनरेशन और एक होता है ट्रांस न्यूरोनल डिजेनरेशन। अगर रीजनरेशन की बात करें नर्व फाइबर में, तो वो भी पॉसिबल है क्या, लेकिन इतना ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना भी हो सकता है नर्व फाइबर में रीजनरेशन। क्राइटेरिया फॉर रीजनरेशन हम क्या कंसीडर करेंगे और रीजनरेशन की स्टेजेस क्या होंगी। चलिए अब देखते हैं कि करके सबसे पहले क्या होगा इंट्रोडक्शन की पार्ट में। तो व्हेन अ नर्व फाइबर इज इंजर्ड होगा क्या, तो बहुत सारे चेंजेस होंगे उस नर्व फाइबर के अंदर। जब उसमें इंजरी होगी तो उसके नर्व फाइबर में भी चेंजेस होंगे और उसकी सेल बॉडी में चेंजेस होंगे। क्लियर। तो वेरियस चेंजेस अकर्स इन द नर्व फाइबर एंड द नर्व सेल बॉडीज एंड ऑल दीज चेंजेस आर कॉल्ड डीजेनरेटिव चेंजेस। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं इंजरी के बाद, उन्हीं को हमने क्या बोला, डीजेनरेटिव चेंजेस। अब इंजरी के बाद, है ना, तो पहले हमें ये भी डिफाइन करेगा कि कॉज ऑफ इंजरी क्या हो सकता है। तो ये फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ इंजरी। जैसे किसी नर्व की ब्लड सप्लाई को आप ऑब्स्ट्रक्ट कर दो या वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो नंबर 1 इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। नंबर 2, उस नर्व के आसपास कोई टॉक्सिक सब्सटेंस का लोकल इंजेक्शन लगा दो, या ड्यू टू वेट और प्रेशर वो जो नर्व फाइबर है वो क्रश हो जाए, है ना, या ट्रांसेक्शन ऑफ नर्व फाइबर, कहीं से उसमें कट लग जाए किसी इंजरी के थ्रू। तो ये एक तरीका हो सकता है। तो इंजरी के ये टोटल 4 तरीके हो सकते हैं। अब बात करते हैं डिग्रीज ऑफ इंजरी की। तो एक सुंदरलैंड नाम का साइंटिस्ट हुआ है, उसने इंजरी को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी। ठीक है, कितना सीवियर प्रॉब्लम है नर्व के साथ, उस बेसिस पर सुंदरलैंड ने उसको 5 कैटेगरीज में डेवलप किया है ना, डिवाइड किया है। बस ये डिग्रीज आपको याद रखनी है। तो सुंदरलैंड है क्लासिफाइड द इंजरी टू नर्व फाइबर इनटू 5 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ सीवियरिटी। तो ऑर्डर ऑफ सीवियरिटी के बेसिस पर डिफाइन किया है 5 कैटेगरी में, किसने, सुंदरलैंड ने। बात करते हैं फर्स्ट डिग्री की। फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट है तो इसका मतलब मोस्ट कॉमन टाइप की इंजरी कौन सी रहती होगी नर्व्स में, वो रहेगी आपकी फर्स्ट डिग्री। क्लियर। और ये जनरली कैसे होते हैं, एक नॉर्मल प्रेशर वगैरह से ये क्रिएट हो सकती है। तो इट इज कॉज्ड बाय अप्लाइंग pressure over the nerve for a short period leading to occlusion of blood flow and hypoxia। तो ये किस वजह से होता है जनरली, कई बार हमारा किसी प्रेशर की वजह से थोड़े से टाइम के लिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड ब्लड फ्लो हैम्पर हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ लोकलाइज ऑक्सीजन की कमी हो जाने से टिश्यू डैमेज हो जाएगा, हाइपोक्सिया, राइट, हाइपोक्सिया की वजह से। इस केस में एक बात जो आपको याद रखनी है, इसमें एक्सॉन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, पहली बात। और उसके जो थोड़ी बहुत माइलिन शीथ है उसका डीमाइलिनेशन हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट डिग्री इंजरी में जो मैंने बोला, एक्सॉन विल नेवर डिस्ट्रॉय बट माइल्ड डीमाइलेशन अकर। ठीक है, यानी माइलिन शीथ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, इसीलिए हम इसको ट्रू डीजनरेशन कंसिडर नहीं करते। क्लियर। इसी वजह, और इस केस में एक्सॉन जो अपना फंक्शन है वो टेम्परेरीली फॉर अ शॉर्ट टाइम ब्लॉक होगा, इसी को बोला जाता है कंडक्शन ब्लॉक। ठीक है, तो जो मेन फंक्शन है वो क्या है, माइलिन शीथ के डैमेज होने से कंडक्शन ब्लॉक हो जाएगा फॉर टेम्परेरीली, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए। और आफ्टर फ्यू वीक और या आवर्स ये दोबारा से रीगेन हो जाएगा। इसीलिए फर्स्ट डिग्री ऑफ इंजरी का एक और नाम है सिडॉन न्यूरोपैक्सिया। तो व्हाट इज सिडॉन न्यूरोपैक्सिया, इट इज फर्स्ट डिग्री ऑफ नर्व इंजरी एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ सुंदरलैंड। क्लियर। इसके बाद
नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री की बात करें तो सेकंड डिग्री में अब टाइम के फैक्टर को आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है प्रोलॉन्ग्ड सीवियर प्रेशर विच कॉज वॉलेरियन डीजनरेशन। अभी हम टाइप ऑफ डीजनरेशन पढ़ेंगे, अभी के लिए आप याद रखिए कि सेकंड डिग्री में कौन से टाइप का डीजनरेशन होगा, वॉलेरियन डीजनरेशन। लेकिन इस केस में भी एंडोन्यूरियम, ठीक है, आपको पता है किसी भी नर्व की कवरिंग्स होती हैं, एंडोन्यूरियम, एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, ये सब नर्व की कवरिंग्स हैं। इसमें एंडोन्यूरम डैमेज नहीं होगी। क्लियर। रिपेयर की बात करें तो रिपेयर और रिस्टोरेशन में कम से कम 18 मंथ, 1 से 1.5 साल का टाइम लग जाता है। सेकेंड डिग्री ऑफ इंजरी इज कॉल्ड एक्सोन ऑटोमेसिस। एक्सोन ऑटोमेसिस भी बोलते हैं इसको, याद रखिए इस बात को, एक्सोन ऑटोमेसिस, ठीक है। और फर्स्ट डिग्री को क्या बोलते थे हम, सिडॉन न्यूरोपैक्सिया, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड डिग्री की। थर्ड डिग्री में एंडोन्यूरियम is interrupted, एपिन्यूरियम एंड पेरिन्यूरियम आर इंटैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोन्यूरियम डैमेज होना शुरू होगा थर्ड डिग्री में, लेकिन अभी भी ऊपर वाली जो आउटर मोस्ट है एपिन्यूरियम पेरिन्यूरियम वो इंटैक्ट रहेंगे। आफ्टर द डीजनरेशन द रिकवरी इज वेरी स्लो एंड पुअर और समटाइम्स इट इज इनकम्प्लीट। द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डिग्री ऑफ इंजरीज आर कॉल्ड न्यूरोटमेसिस। न्यूरोटमेसिस बोलते हैं इसको, उसको एक्सोन ऑटमेसिस बोलते हैं और इसको न्यूरोटमेसिस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ डिग्री की। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं तो सीवियरिटी भी बढ़ती जा रही है। तो फोर्थ डिग्री की जो इंजरी है इट इज़ मोर सीवियर। क्लियर, इट इज़ मोर सीवियर और इसमें एपिन्यूरियम और पेरिन्यूरियम ऑल्सो इंटरप्टेड। The fasciculi of nerve fibers are disturbed and disorganized. Regeneration is poor or incomplete. Clear? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे देखिए आपका नर्व है, उसकी कवरिंग है, तो एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, एपिन्यूरियम, ये तीन तीन चीज़ों को डैमेज करते हुए अगर कोई चीज़ इन तीनों लेयर्स को करके नर्व फाइबर के अंदर एक्सोन तक पहुँच जाए तो इसका मतलब डिग्री ऑफ सीवियरिटी बढ़ती जा रही है। क्लियर। अब बात करते हैं फिफ्थ डिग्री की। तो फिफ्थ डिग्री ऑफ इंजरी इन्वॉल्व कंप्लीट ट्रांजेक्शन बेसिकली, यानी पूरा कट लग जाए, है ना, कंप्लीट ट्रांजेक्शन ऑफ द नर्व ट्रंक विद लॉस ऑफ कंटिन्यूटी। ये इंपॉर्टेंट बात है। यूजफुल रीजनरेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब थोड़ा बहुत जनरेशन हो जाएगा लेकिन उससे कोई मूवमेंट वगैरह आपको खास उसका जो मेन फंक्शन है नर्व का वो उतना फंक्शनल नहीं होगा जब तक कि अनलेस एंड अनटिल the cut ends are rearranged and approximated quickly by surgery। अगर सही टाइम पर सर्जरी हो जाए तो 50-50% चांसेस हैं फिफ्थ डिग्री में रीजनरेशन पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये उतना फंक्शनल नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमने सुंदरलैंड के अकॉर्डिंग जो 5 कैटेगरी बताई गई हैं इंजरी की, वो पांचों कैटेगरी में पांचों डिग्री देख ली है। अब हम बात करते हैं डीजेनरेटिव चेंजेस इन द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के अंदर कौन कौन से डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज डीजेनरेशन। तो डीजेनरेशन का मतलब होता है इट इज डेटीरियोरेशन और वी कैन से इम्पेयरमेंट और वी कैन से पैथोलॉजिकल चेंजेस ऑफ एन इंजर्ड टिश्यू। यानी जब किसी टिश्यू में इंजरी हो जाए, उसमें उसके फंक्शंस में इम्पेयरमेंट हो जाए, उसके फंक्शंस में डेटोरिएशन हो जाए या कोई पैथोलॉजिकल डैमेज हो जाए, उस केस में हम उसको डीजेनरेशन बोलेंगे। तो डीजेनरेशन रेफर्स टू द डेटोरिएशन और इम्पेयरमेंट और पैथोलॉजिकल चेंज ऑफ एनी इंजर्ड टिश्यू। तो होगा क्या, इसमें कोई पेरिफेरल नर्व फाइबर जब इंजर्ड होगा तो उसके अंदर डीजेनरेटिव चेंज होंगे। डीजेनरेटिव चेंज आपको कहाँ विजिबल होंगे, या तो नर्व की सेल बॉडी पर दिखाई देंगे या नर्व फाइबर में दिखाई देंगे या उसके आसपास के एरिया में दिखाई देंगे। तो व्हेन अ पेरिफेरल नर्व फाइबर इज इंजर्ड, degenerative changes occurs in the cell body and nerve fiber of same neuron, या तो उस न्यूरॉन की सेल बॉडी और नर्व फाइबर में यानी एक्सोन में या एडजॉइनिंग न्यूरॉन। अगर इंजरी ज़्यादा बड़ी है तो आसपास के एरिया को भी डैमेज करेगी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिजेनरेटिव चेंजेस
कैन बी ऑफ 3 टाइप। डिजेनरेटिव चेंज 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो वॉलेरियन डिजेनरेशन हो सकता है, या रेट्रोग्रेड हो सकता है, या ट्रांस न्यूरोनल हो सकता है। तो ये 3 टाइप के डिजेनरेटिव चेंजेस आपको न्यूरॉन में देखने को मिलेंगे। चलिए अब एक-एक करके सबको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका वॉलेरियन डिजेनरेशन, जिसको हम ऑर्थोग्रेड डिजेनरेशन भी बोलते हैं। ठीक है? ऑर्थोग्रेड या वॉलेरियन डिजेनरेशन एक तरीके का पैथोलॉजिकल चेंज है, जो कहाँ पर होगा? मान लीजिए ये कोई नर्व है और इसमें यहाँ कट लगा, तो ये इसका प्रॉक्सिमल एंड हो गया, ये इसका डिस्टल एंड हो गया। तो इसके अंदर जो चेंजेस होंगे, उसको हम किसमें पढ़ेंगे? उसको हम पढ़ेंगे ऑर्थोग्रेड डिजेनरेशन के टाइप में। ठीक है? यानी नर्व के कट करने से पहले वाला पोर्शन, ये सेल बॉडी वाला पोर्शन तो इंटैक्ट है, और इतना पोर्शन जो सेल बॉडी से अटैच है वो भी इंटैक्ट है, लेकिन ये वाला क्या हो गया? कट हो गया, डिस्टल वाला। तो यहाँ पर आपको वॉलेरियन डिजेनरेशन देखने को मिलेगा। तो वॉलेरियन डिजेनरेशन इज अ पैथोलॉजिकल चेंजेस that occurs in the distal cut end of the nerve fiber, that is basically axon, and the named after the discoverer Waller. ठीक है? It is also called orthograde degeneration, और ये कब स्टार्ट होता है? विद इन 24 आवर्स आफ्टर इंजरी। ठीक है? तो वॉलेरियन डिजेनरेशन स्टार्ट्स विद इन 24 आवर ऑफ इंजरी। और जितने भी चेंजेस होंगे वो किस पार्ट में देखेंगे आपको? डिस्टल पार्ट ऑफ द नर्व फाइबर थ्रू आउट द लेंथ। क्लियर? अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो सबसे पहले मैं चेंजेस को नोटिस करूंगा नर्व में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो पहला ये है कि द एक्सिस सिलेंडर स्वेल एंड ब्रेकअप इनटू स्मॉल पीसेस। तो ये मान लीजिए ये नर्व फाइबर है, ये यहाँ से कट हुआ, ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल है, तो ये पहले थोड़ा थोड़ा स्वेल कर जाएगा। ठीक है? क्या हो गया? स्वेलिंग हो गई इसमें। ठीक है? दूसरा, आफ्टर फ्यू डेज द ब्रोकन पीसेस appears as debris in the space occupied by access cylinder। फिर धीरे धीरे ये सब डिजेनरेट होकर यहाँ पर ये डेब्रिस के फॉर्म में इकट्ठे हो जाएंगे, इसके पीसेस छोटे छोटे। ठीक है? ये देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा? जो माइलिन शीथ है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, स्लोली डिसइंटीग्रेट इनटू फैट ड्रॉप, क्योंकि माइलिन शीथ किसकी बनी हुई है? फैट की। ठीक है? और इस माइलिन शीथ में 8th डे से 35 डे तक चेंजेस होते रहेंगे। फाइनली द न्यूरीलेमल शीथ, न्यूरीलेमा जिसको बोलते हैं, इट इज अनअफेक्टेड बट द स्वान सेल मल्टीप्लाई रैपिडली। ठीक है? तो न्यूरीलेमा जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्वान सेल की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेल जल्दी जल्दी डिवाइड होगा। और इस एरिया में कौन आ जाएंगे? अब मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस इन्वेड फ्रॉम आउटसाइड एंड रिमूव द डेब्रिस ऑफ एक्सेस सिलेंडर इन फ्रंट ड्रॉपलेट ऑफ डिसइंटीग्रेटेड माइलिन शीथ। ठीक है? इसके बाद लास्ट स्टेप क्या रहेगा? सो द न्यूरीलेमल ट्यूब बिकम एम्प्टी। Later it is filled by cytoplasm of Schwann cell. All these changes takes place for about 2 months. इस सारे काम में कितने महीने लगेंगे? मिनिमम 2 मंथ फ्रॉम द डे ऑफ इंजरी। क्लियर? तो ये हमें स्टेप देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है? इसके बाद ये रिकवरी पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पे इस डायग्राम से अगर हम समझें तो यहाँ पर ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी जिसको हम सोमा भी कहते हैं, और ये माइलिन शीथ है, और यहाँ पर साइट ऑफ इंजरी है। ठीक है? इसके बाद साइट ऑफ इंजरी के बाद यहाँ पे ये क्या हुआ? डिजेनरेट होना शुरू हो गया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ माइलिन शीथ एंड ब्रेकडाउन ऑफ एक्सिस सिलेंडर, ये आप देख पा रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? यहाँ पर फैट ड्रॉपलेट का हटना शुरू हो गया, लेकिन न्यूरीलेमल शीथ अभी भी इंटैक्ट है। इसके अंदर स्वान सेल डिवाइड कर करके दोनों फ्रेगमेंट को जोड़ देंगे। तो जॉइनिंग ऑफ बोथ द कट एंड रीजनरेशन इज कंप्लीट विद माइलिन शीथ एंड निसल ग्रेन्यूल। और फिर आगे जाके विद इन 2 मंथ में यहाँ पर ये बन जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में डिजेनरेशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, थर्ड स्टेप में न्यूरीलेमल के अंदर सेल डिवीजन शुरू हो गया, फिर ये जॉइनिंग हो गई फोर्थ स्टेप में, और फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ? रीजनरेशन कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो 5 स्टेप की प्रोसेस में
वॉलेरियन डीजनरेशन को हमें देख लिया। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। एक्सेस सिलेंडर स्वेल करेगा, फिर ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद माइलिन शीट डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। न्यूरी लेमल शीट अगर अनअफेक्टेड है तो उसके अंदर स्वान सेल डिवाइड करने लगेंगे, फिर न्यूरी लेमल ट्यूब बनेगी और विदिन 2 मंथ में ये इंजरी दोबारा से रीजनरेट होकर नर्व फाइबर को भी रीजनरेट करा देगी। ठीक है। नेक्स्ट है रिट्रोग्रेड डीजनरेशन। तो वो ऑर्थोग्रेड था, ये रिट्रोग्रेड है। ये कहाँ होगा? पहले वाला कट के बाद हो रहा है डिस्टल एंड पे, ये प्रॉक्सिमल एंड पर होगा। ये डिफरेंस है सेल बॉडी के आसपास वाले एरिया में। तो विच अकर्स इन द नर्व सेल बॉडी एंड एक्सॉन प्रॉक्सिमल टू द कट एंड। वो डिस्टल पे हो रहा था, ये प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मतलब कट से पहले, वो कट के बाद। क्लियर? तो तब की सेल बॉडी में क्या चेंजेस मिलेंगे? तो ये जनरली 48 आवर्स में, वो 24 आवर्स में इंजरी रिकवर करना शुरू करता था, यहाँ 48 आवर्स लगेंगे। तो चेंजेस जो होंगे वो क्या क्या होंगे? सबसे पहले निसल ग्रेन्यूल्स डिसइंटीग्रेट इनटू फ्रेगमेंट्स बाय क्रोमेटोलाइसिस। ठीक है, निसल ग्रेन्यूल जो आपको पता है क्या है, राइबोसोम्स के मॉलिक्यूल है, और इसमें क्या बनता है, प्रोटीन बनती है नर्व की, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। गोल्गी एपरेटस डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। नर्व सेल बॉडी स्वेल हो जाएगी ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। न्यूरोफिब्रिल nerve cell body becomes swell and rounded. Neurofibril disappear हो जाएंगे due to displacement of nucleus towards the periphery। वैसे सेंट्रली होता है, लेकिन इस इंजरी केस में सेंट्रल से हटके पेरिफेरी में चला जाएगा। एंड समटाइम्स द न्यूक्लियस इज एक्सट्रूडेड आउट ऑफ द सेल, और कई बार तो ये न्यूक्लियस सेल से बाहर आ जाता है। अगर ऐसा हुआ तो इट विल रिजल्ट इनटू द डेथ ऑफ द न्यूरॉन एंड रीजनरेशन ऑफ नर्व will not take place. Clear? So in this case, the death of neuron occurs and regeneration of the injured nerve is not possible. ये तो चेंजेस हमने देखे सेल बॉडी में। अब बात करते हैं सेल बॉडी से एक्सॉन हिलॉक का ओरिजिन होकर एक्सॉन बनता है, और एक्सॉन का भी कौन सा पार्ट? बेसिकली प्रॉक्सिमल पार्ट। So the axon in the axon changes occurs only up to first nodes of Ranvier। तो यानी ये जो कट लगा है इसके बाद जो पहली नोड ऑफ रणवीर ये है, दूसरी ये है, तो चेंजेस कहाँ तक देखने को मिलेंगे हमें? फर्स्ट तक। ठीक है, साइट ऑफ इंजरी के बाद जो पहली फर्स्ट नोड ऑफ रणवीर है वहां पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और जो डिजेनरेटिव चेंजेस हैं दैट अकर्स इन प्रॉक्सिमल कट एंड ऑफ एक्सोमिन आर सिमिलर टू दोज फाउंड इन द डिस्टल कट एंड ऑफ द नर्व फाइबर एज फाउंड इन वॉलेरियन या ऑर्थोग्रेड डिजेनरेशन में जो हमको देखने मिले थे, बिल्कुल उसी तरीके के चेंजेस हमें प्रॉक्सिमल एक्सोन में भी देखने को मिलेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं ट्रांस न्यूरोनल डिजेनरेशन, थर्ड कैटेगरी जो थी। ठीक है, ये कब देखने को मिलेगा? ये हमें अफरेंट नर्व फाइबर, अफरेंट फाइबर कौन से थे हमने बताया था, SAME, मोटर से इफरेंट और इससे अफरेंट, यानी सेंसरी फाइबर्स के केस में हमें क्या मिलेगा? ट्रांस न्यूरोनल degeneration. So if the afferent nerve fiber is cut, the degenerative changes occurs in the neuron with which the afferent nerve fiber synapse। ठीक है, तो डिजेनरेशन किस में देखने को मिलेगा? मुझे उस न्यूरॉन में देखने को मिलेगा जिसके साथ अफरेंट नर्व फाइबर साइनेप्स करेगा। अगर अफरेंट नर्व फाइबर में कट लग गया, क्योंकि वही तो इंफॉर्मेशन को अफरेंट नर्व फाइबर से रिसीव करेगा। तो दिस टाइप ऑफ डिजेनरेशन इज कॉल्ड ट्रांस न्यूरोनल, यानी एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक अगर उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो मैं बोलूँगा उसको ट्रांस न्यूरोनल डिजेनरेशन। इसके जनरली हमें 3 एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं फिजियोलॉजी में। पहला है क्रोमेटोलाइसिस इन द सेल of lateral geniculate body occurs due to the sectioning of optic nerve। तो ब्रेन सर्जरी के टाइम पर, ठीक है, जब हम ब्रेन में सर्जरी करवाते हैं या करते हैं, उस केस में जब हम ऑप्टिक नर्व में कोई इंजरी हो जाए तो उसका जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है वो अफेक्टेड रहेगा। नंबर 2, डीजनरेशन ऑफ सेल इन डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि आपको पता है डोर्सल हॉर्न में क्या क्या है,
सेंसरी नर्व फाइबर ट्रेवल करता है डोर्सल हॉर्न से, सेंसेशन आते हैं। तो जब भी पोस्टीरियर नर्व रूट में कट लगेगा, ठीक है, मान लीजिए ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है ना, और क्रॉस सेक्शन में आपको पता है यहाँ से ये इसकी कौन सी हो गई, पोस्टीरियर नर्व रूट हो गई, और ये हो गया डोर्सल रूट गैंग्लिया। तो यहाँ कोई इंजरी हो जाए इस पोर्शन, और ये हो गया वेंट्रल या मोटर, तो इस पोर्शन पर कोई इंजरी हो जाए पोस्टीरियर रूट पर, तो उसको डोर्सल स्पाइनल कॉर्ड की नर्व उसमें डिजेनरेट होने की वजह से उसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे मुझे कहाँ पर, पोस्टीरियर नर्व रूट पर। क्लियर? ध्यान से सुनिए कि जो हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आती है, डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से। डोर्सल हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो डोर्सल रूट गैंग्लिया के पास है, और यहाँ से जो निकलेगा इसको बोलेंगे डोर्सल नर्व रूट, पोस्टीरियर नर्व रूट बोल सकते हैं, डोर्सल बात एक ही है। इसमें अगर इंजरी होगी उस केस में degeneration of cells in ventral horn of spinal cord occurs when there is tumor in the cerebral cortex। तो आपको पता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में से अगर कोई नर्व आ रही है तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, तो उसका जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो कहाँ पर होगा, वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पर। तो उसमें जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो कब देखने को मिलेंगे, वेंट्रल हॉर्न में, है ना, क्योंकि वेंट्रल हॉर्न कैसा है, वेंट्रल हॉर्न जो है वो मोटर है, यानी मूवमेंट वगैरह कराएगा मसल्स में, जबकि डोर्सल कैसा था, सेंसरी। तो ये तीन एग्जांपल आप डायरेक्ट याद करके रखिए, एक है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ड्यू टू ऑप्टिक नर्व, डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ड्यू टू posterior nerve root cut, और वेंट्रल हॉर्न ड्यू टू ट्यूमर इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये तीन कंडीशंस आपको याद रखनी है। इसके बाद हम देखेंगे डिजेनरेशन के बाद रीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर। रीजनरेशन का मतलब होता है एक तरीके से रीग्रोथ, है ना, किसी चीज का रीग्रोथ या रिपेयर हो जाना। तो द टर्म रीजनरेशन refers to the regrowth of the lost or destroyed part of the tissue. The injured or degenerated nerve fiber can regenerate, ठीक है, लेकिन वही इंजरी के डिपेंड करेगा कि फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, फोर्थ है या फिफ्थ है, ठीक है। तो इट स्टार्ट एज अर्ली एज फोर्थ डे आफ्टर द इंजरी, बट इफेक्टिव कब होगा, बट इट बिकम मोर इफेक्टिव ओनली आफ्टर 30 days एंड कंप्लीट ऑलमोस्ट आफ्टर अबाउट 80 days। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा याद रखना है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्राइटेरिया क्या है रीजनरेशन का, बात करते हैं क्राइटेरिया रीजनरेशन का क्या है। तो रीजनरेशन का क्राइटेरिया तभी हम कंसीडर करेंगे, या ये कह सकते हैं हम रीजनरेशन तभी पॉसिबल है जब कोई नर्व इस क्राइटेरिया को पूरा करे। नंबर 1, गैप बिटवीन द कट एंड ऑफ द नर्व शुड नॉट एक्सीड 3 mm। 3 मिलीमीटर यानी यहाँ से कट लगा है और यहाँ पर कट लगा है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये 3 mm से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, न्यूरिलेमा शुड बी प्रेजेंट, बिकॉज अगर न्यूरिलेमा सीएनएस में प्रेजेंट है, इसीलिए सीएनएस में रीजनरेशन नहीं हो पाता, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रीजनरेशन पॉसिबल है। तीसरी बात, न्यूक्लियस इंटैक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नर्व सेल बॉडी से बाहर निकल गया तो नर्व की डेथ हो जाएगी, बात आपको, नर्व सेल की डेथ हो जाएगी, ये बात आपको पता है, और वहाँ रीजनरेशन नहीं होगा। और तीसरी के बाद ये फोर्थ बात ये है कि दोनों के दोनों एंड वो अप्रोक्सीमेशन में होने चाहिए, यानी सेम लाइन पर होने चाहिए। अगर दोनों, मान लीजिए एक हेड इधर है एक हेड इधर है, तो इनके बीच पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा याद रखिए, इनके बीच ये सेम लाइन पर ये होने चाहिए, तभी सर्जरी के थ्रू इनको अप्रोक्सीमेशन किया जाएगा। तो ये चार बातें आपको याद रखनी है, किस लिए, किस लिए, कि ये क्राइटेरिया है, कि ये क्राइटेरिया चारों फुलफिल होंगे तभी कोई नर्व डीजनरेट से रीजनरेट हो सकती है। अब बात करें हैं स्टेजेस ऑफ रीजनरेशन की, कैसे कैसे रीजनरेशन होगा, ठीक है। तो रीजनरेशन होगा, नंबर 1, द फर्स्ट
फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है some pseudopodia like extension grow from the proximal cut end of the nerve and these extensions are called fibrils or regenerative sprouts. The number of fibrils is up to 100. Clear? Fibrils moves towards the distal cut end of the nerve fiber. अब ये आगे की तरफ चलेंगे कहाँ? जहाँ पे कट लगा है, मान लीजिए ये proximal end है और ये डिस्टल एंड है। तो इसमें सबसे पहले ये प्रोसेसेस निकलनी शुरू होंगी जो ट्रेवल करेंगी कहाँ पर? डिस्टल एंड की तरफ, है ना, नर्व के डिस्टल एंड की तरफ। अब इनमें से कुछ जो हैं वो कहाँ पर? न्यूरिलेमा के अंदर, जो डैमेज वाले पार्ट के न्यूरिलेमा के अंदर अटैच हो जाएंगी और एक तरीके से ये ट्यूब की फॉर्मेशन कर देंगी। क्लियर? और इस ट्यूब के अंदर क्या है? अपने श्वान सेल अरेंज हो जाएंगे। तो ये देखिए, some of the fibrils enters the neurilemmal tube of the distal end of and forms the access cylinder. तो access cylinder बन गया। इसके बाद swan cell line up in the neurilemmal tube and actually guide the fibrils into the tube. तो Schwann cells also synthesize nerve growth factor। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अभी इनको भी हम पढ़ेंगे कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, which attract the fibrils from proximal segment। ठीक है, ये नर्व ग्रोथ फैक्टर कौन बनाता है? श्वान सेल। और ये अट्रैक्ट करते हैं किनको? फिब्रिल्स को, प्रोक्सिमल एंड के फिब्रिल्स को टूवर्ड्स द डिस्टल एंड। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर क्या होगा? ये एक्सेस सिलेंडर इज फुली एस्टेब्लिश इनसाइड द न्यूरिलेमल ट्यूब। जो न्यूरिलेमल ट्यूब बनी थी उसके अंदर एक्सेस सिलेंडर बन जाएगा और इस काम को होने में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का टाइम लगेगा मिनिमम, एज पर द साइंस, है ना। Myelin sheath formed by Schwann cell slowly and myelination complete only up to 1 year। यानी नर्व तो बन जाएगी लेकिन उसके माइलिनेशन में भी अभी टाइम लगेगा। फिर बात करेंगे धीरे धीरे उसका अपनी पहले फॉर्मेशन के बाद उसकी ग्रोथ कंप्लीट होने लगेगी। तो डायमीटर ऑफ नर्व फाइबर ग्रेजुअली इंक्रीज। However, the degenerated nerve fiber obtain only up to 80% of original diameter। यानी पुराने वाले डायमीटर के मुकाबले केवल 80% ही वो रीगेन कर पाएगा। द न्यूली फॉर्म्ड इंटरनोड्स आर ऑल्सो शॉर्टर देन द ओरिजिनल वन। और पहले जो इंटरनोड्स थी, नोड्स ऑफ रेनवियर, वो भी अब छोटी हो जाएंगी। क्लियर? Cell loses the excess fluid and nucleus occupies the central position। जो एक्सेस फ्लूइड स्वेलिंग की वजह से हुआ था वो भी हो जाएगा। नर्व की सेल बॉडी में धीरे धीरे निसल ग्रेन्यूल्स और गोल्जी एपरेटस जो डिजनरेशन के टाइम पे हट गए थे दोबारा से अपीयर हो जाएंगे। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। क्लियर? इसके बाद अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये सारे स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन हो चुके हैं। तो यानी अगर कंक्लूडिंग लाइन में बोलूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एनाटॉमिकल रीजनरेशन तो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, उसमें इतना टाइम नहीं है, लेकिन उसमें फंक्शन की रिकवरी में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो एनाटॉमिकल रीजनरेशन अकर्स इन द नर्व बट द फंक्शनल रिकवरी अकर्स ओनली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर? तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।